आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए CTP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो किसकी बात हो रही, कौन सी अवस्था है जिसमें क्या करते हैं बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने खुद के पहचान बनाने के लिए कि वो पहचान बनाने का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी कहता है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी कहता है उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन डी कहता है किशोरावस्था। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है, तो 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि अपनी समस्याओं का वो क्या करता है, खुद से निर्णय लेता है, खुद से डिसीजन वो लेता है। अपने दोस्त यारों से लेता है, साथियों से लेता है, खुद से लेता है, अपनी खुद की पहचान यहाँ पर बनाना वो चाहता है और फैमिली और से वो हेल्प नहीं चाहता। तो वो कौन सी अवस्था है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था, जिसको क्या कहते हैं आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं और वया संधि की अवस्था भी कहते हैं। ये कुछ आपके एग्जाम में पूछा गया है। और चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक परिवर्तन किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। तो सतत यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन जैसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एवं कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। पहले तो ये देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये वो होता है जिसमें क्या करते हैं बच्चे का लगातार मूल्यांकन होता है। क्या होता है, जिसमें बच्चे का लगातार मूल्यांकन होता है वो सतत मूल्यांकन। और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जिसमें बच्चे के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। ये क्या होता है हमारा सतत और समग्र मूल्यांकन होता है कि लगातार होता है, जिसमें बच्चे का शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। वो हमारा कौन सा होता है, व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, तो तुलना करने की तो बात नहीं की गई। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तो बी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि बच्चे का कंटिन्यूअस मतलब लगातार मूल्यांकन करना है। और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जिसमें बच्चे के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो ये तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चे के प्रदर्शन का मूल्यांकन, तो शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर नहीं होगा, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों हो। ऑप्शन डी क्या कहता है कि साल के अंत में बच्चे का मूल्यांकन उनकी अगली कक्षा के पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमने क्या बताया कि बच्चे का मूल्यांकन लगातार कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव लगातार बच्चे का मूल्यांकन जहाँ पर होता है और शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों में होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि किसकी बात हो रही है कि विविध समूह यानी कि अलग अलग समूह के दौरान शिक्षिका को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चा आया होता है तो उसको क्या करना, उसको स्वीकारना और उसको सम्मान देना। ऑप्शन बी कहता है कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तो बच्चे की संस्कृति को अनदेखा नहीं करना, उसकी संस्कृति को भेदभाव उसमें नहीं करना, उसकी संस्कृति को स्वीकारना होता है ना। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। तो यानी कि कम्युनिकेशन क्या करना, कम्युनिकेशन बनाए रखना। तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है, अप्रत्यक्ष निर्देश देना। तो अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं देना, वो निर्देश मतलब देना जो बच्चे की क्षमता के अनुसार हो। ऑप्शन डी क्या कहता है कि विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीलापन देना। तो ये तो अभी करेक्ट हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों को क्या करना, स्वायत्तता लचीलापन।
मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग हो सब कुछ। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन ई जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी और डी हमारे दोनों इनकरेक्ट हैं। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए, सी और डी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? किसकी बात हो रही है? क्रिएटिविटी की बात हो रही है। यानी कि किसकी बात हो रही है कि जिसमें बच्चे में सृजनात्मकता हो, यानी कि बच्चा क्या करे जहाँ पर खुद मतलब सोच सके कई और समस्या के भी क्या करे अलग अलग, जिसमें कोई सोच समाधान हो, एक ही समाधान ना हो। ऐसा कौन सा बच्चा होगा सृजनात्मकता जिसमें के अंदर होगी? यानी कि कोई बच्चा होगा तो उसकी समस्या के क्या होंगे, कई पहलुओं पर वो ध्यान केंद्रित कर सकता है। यही तो होता है हमारा अब सारी चिंतन। उसमें कई जिसको क्या बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके क्या होते हैं जिसको क्या होता है ये पता होता है कि कई समस्या के मतलब एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, जिसमें कई तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बारंबारता अभ्यास की आवश्यकता। तो बारंबारता अभ्यास की आवश्यकता नहीं कि आप बस रट्टा लगवा लो, बार बार अभ्यास कराओ। ऑप्शन बी कहता है कि ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। तो ध्यान के ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जिनके अंदर सृजनात्मकता होती है वो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, असमर्थता क्यों होगी? ऑप्शन सी कहता है कि जोखिम उठाना। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सृजनात्मकता वाले बच्चे होते हैं वो जोखिम उठा सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ऑप्शन डी कहता है लचीलापन, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ई कहता है बोरियत के लिए अस्पष्टता, यानी कि किसी कार्य को बोरियत नहीं मानते वो जो सृजनात्मकता वाले बच्चे होते हैं। अब सारी चिंतन वाले वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को बोरियत नहीं मानते, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अस्पष्ट सपुष्टता नहीं मानते, सपुष्टता होता तो इनकरेक्ट हो जाता। असपुष्टता मानते ना बोरियत को, किसी कार्य को बोरियत नहीं मानते। तो हमारा सी और डी और हमारा ई जो है तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी, डी और ई हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक छात्र सामाजिक रचनात्मकता कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि छात्र एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज और कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए एक बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है गतिशील, जिन्हें खिसकाया जा सके। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, और जिसे यानी कि जिन्हें खिसकाया जा सकते, यानी कि कोई बच्चा अगर देखने व चलने में उसको दिक्कत आ रही है तो उसके अनुसार चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात हो रही है। ऑप्शन बी कहता है कि गतिशील जो नियत हो, यानी कि फिक्स हो तो फिक्स ना हो, और शिक्षक तानाशाह तो हो ही ना। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना संभव है। क्या कहता है कथन यानी कि एजर्सन कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्या है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम यानी कि लर्निंग को मापा नहीं जा सकता, तो ये तो करेक्ट है। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीखना क्या है, सरल से जटिल की और प्रक्रिया है। तो ए भी हमारा करेक्ट है और बी भी और आर भी हमारा करेक्ट है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों के मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के क्या मायने हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बच्चों के मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के क्या मायने हैं। किसकी बात हो रही है, मनोसामाजिक की। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, एरिक इरिक्सन ने दिया। उन्होंने कितनी स्टेजेस बताई, 8 स्टेजेस बताई। उन्होंने क्या बताया, जो जीवन है वो 8 स्टेजों से होकर गुजरता है। किसने बताया, एरिक इरिक्सन ने बताया। अब उसमें
ऑप्शन ए देखते हैं कि बच्चे की सुरक्षित और नुकसान से मुक्त रहना, आश्रय प्रदान करना व बीमारी की जांच। ऑप्शन बी कहता है कि भावात्मक सुरक्षा, सामाजिक पोषण और स्नेह प्रदान करना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिक इरेक्शन ने कहा कि मतलब जो है, जो हमारी फेक इमोशन है उनसे क्या है, आपको बचना है, क्योंकि जो 8 स्टेजेस है इन्हीं से जीवन हमारा होकर गुजरता है। जब आगे क्या कहता है, सामाजिकरण पोषण। तो सामाजिकरण पोषण क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हमसे पैसे उधार लेता है, फिर क्या करता है कि जब वो आएगा इमोशन दिखाने लगेगा, कहेगा अरे हम बहुत गरीब हैं, हमको दे दो, बहुत ज़रूरत है। तो ये क्या होते हैं, सब फेक इमोशन होते हैं। और जब पैसे देने की बात आती है तो वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो और आगे क्या कहता है, और स्नेह प्रदान करना। तो इन सब चीज़ों से क्या करना है, हमको बचना है। तो वही यहाँ पर बात हो रही थी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। तो किसको बढ़ावा देना चाहती है, कि बच्चे में जो मन में आए वो उसको बनाना है। ऑप्शन ए कहता है कि रटना, तो रटने की बात कहाँ हो रही है। ऑप्शन बी कहता है सृजनात्मकता, तो यहाँ ये हमारा हो सकता है। ऑप्शन सी कहता है असहयोग, तो असहयोग की बात कहाँ हो रही है, सहयोग की बात हो रही है। ऑप्शन डी कहता है अनुशासनहीनता, तो अनुशासनहीनता की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता की यहाँ पर बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। वो क्या कह रही है कि बच्चे को अपने मन से जो उनको आता है वो आप बना सकते हो। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चे को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चे को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए कहता है पाण, ऑप्शन बी कहता है पुनर्बलन, ऑप्शन सी कहता है अनुबंधन और ऑप्शन डी कहता है संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, पाण, यानी कि इसके फोल्डिंग, जिसको मचान, पाण, ढांचा, ये सब क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग को। इसमें क्या करते हैं कि अगर बच्चा कोई कार्य कर नहीं पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, संकेत के माध्यम से, या उसको टेम्परेरी हेल्प जहाँ पर दी जाती है वो क्या होता है हमारा, इसके फोल्डिंग होता है। किसने कहा, ये वाइगोस्की ने बताया है। तो ऑप्शन उसको संकेतों से दे रही है, मदद कर रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा, पाण, यानी कि इसके फोल्डिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि जहाँ पर बच्चे को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो। अलग अलग संस्कृति से जो भी विभिन्नताओं से जो बच्चे आते हैं उनको सभी को एक समान शिक्षा यहाँ पर प्रदान करना है, बिना किसी भेदभाव के। ये क्या होता है, हमारा समावेशी शिक्षा होती है। तो ऑप्शन ए कहता है रूढ़वादिता को बढ़ावा देना, तो रूढ़वादिता को बढ़ावा देने की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है विविधता की स्वीकृति, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, विविधता की स्वीकृति, अलग अलग लोगों को स्वीकार करने की बात हो रही है, जो अलग अलग समुदाय से जो लोग आए हुए हैं बच्चे। ऑप्शन सी क्या कहता है, मानकीकृत पाठ्यचर्या, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। दुर्गम बुनियादी ढांचा, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडीनेस हो सीखने के लिए। ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बच्चे जिस सांस्कृतिक संदर्भ से आए उनको स्वीकारना। ऑप्शन सी कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी क्या करें, अपने अनुसार शैली को मतलब चयनित करें अपनी शैली पढ़ने के लिए। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चा मैथ सॉल्व करता है तो कोई शॉर्ट ट्रिक से सीखता है, कोई लॉन्ग ट्रिक से, जो उसको सही लगे उस शैली को क्या करना चाहिए, उसको चयनित करना चाहिए। तो ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसकी बात हो रही है कि अगर छात्र स्कूल के प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करें, उसको चेंज कर दें अपने सिस्टम को ना, यही यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि इन बच्चों में कमी पर, तो बच्चे में कोई कमी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि, तो माता पिता से आखिर आर्थिक पृष्ठभूमि से क्या मतलब, हो गरीब हो अमीर हो उससे क्या मतलब। ऑप्शन सी कहता है कि माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि, तो सामाजिक वो किस समाज से आया उससे भी हमारा मतलब नहीं है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोचाकार, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करना, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्कूल और कक्षा का वातावरण बनाना है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नाटक गतिविधि द्वारा किस प्रकार की बुद्धि को मापा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नाटक गतिविधि द्वारा किस प्रकार की बुद्धि को मापा जाता है। नाटक गतिविधि जैसे कि आप किसी प्लांट के ऊपर कोई ड्रामा करिए, नाटक करिए, मतलब ड्रामा करिए, ड्रामा एक एक्टिविटी की बात हो रही है ना, तो कोई ड्रामा करिए प्लांट के ऊपर, उसमें क्या करिए कि आप उस प्लांट के फायदे बताइए, नुकसान बताइए, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो पहले ये देखते हैं कि बुद्धि किसने बताई है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उन्होंने उसमें 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, बताना है। और बात किसकी हो रही है कि ड्रामा और एक्टिविटी की बात हो रही है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, किसी प्लांट के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई हम ड्रामा कराएंगे, उसके बताएंगे कि किसके फायदे क्या हैं प्लांट के, इसके नुकसान क्या हैं। तो ऑप्शन ए कहता है अस्तुवादी बुद्धि, तो अस्तुवादी तो ये नवी बुद्धि है, ये बुद्धि नहीं है हमारे, बताई है उन्होंने बुद्धि, लेकिन ये नवी बुद्धि है। ऑप्शन बी क्या कहता है प्राकृतिक बुद्धि, तो प्राकृतिक बुद्धि किसमें होती है, जिसको प्रकृति के बारे में जिसको क्या होती है, समझ होती है। ऑप्शन सी क्या कहता है शाब्दिक बुद्धि, देशिक बुद्धि और संगीतिक बुद्धि। तो हाँ, नाटक और गतिविधियाँ क्या की जा सकती हैं कि शाब्दिक बुद्धि यानी कि जिसको शब्दों की अच्छी कमांड हो, तो उसका नाटक करा करके बुद्धि हो सकती है, उसमें उसका क्या हो सकता है, उसके बारे में बता सकता है वो। ऑप्शन और आगे क्या कहता है देशिक यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसमें अमूर्त तत्वों के आधार पर चिंतन करता है। और संगीतिक बुद्धि तो जिसमें क्या होता है, बच्चे कविता और कहानियों से क्या कर सकते हैं, नाटक के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि शाब्दिक, देशिक और संगीतिक बुद्धि में क्या होगा कि हम ड्रामा और एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चे को माप सकते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों से ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, वह प्रत्येक रूप किसकी प्रस्तुति है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों से ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, वह प्रत्येक रूप से किसकी प्रस्तुति है। क्या कर रहा है कि वो सिर्फ लड़कों से ही प्रश्न पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। वही यहाँ पे बात हो रही है कि भेदभाव कर रहा है लड़कों और लड़कियों में। तो ऑप्शन ए कहता है जेंडर सशक्तिकरण, तो जेंडर सशक्तिकरण क्या होता है कि मेल फीमेल को बढ़ावा देना है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, भेदभाव। ऑप्शन बी क्या कहता है जेंडर पक्षपात, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर स्टेरियोटाइप की बात हो रही है, जेंडर पक्षपात की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसकी यहाँ पर बात हो रही, विकास के आयामों की बात हो रही है, यानी कि PCSE की बात हो रही है। किसकी हो रही है, PCSE की, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन की यहाँ पर बात हो रही है। ये क्या है, विकास के आयाम है। तो ऑप्शन ए कहता है शारीरिक, तो फिजिकल की बात तो हो रही है ना। ऑप्शन बी कहता है सामाजिक, तो सामाजिक की भी बात हो रही है, सोशल की। ऑप्शन सी कहता है संज्ञानात्मक कौशल, तो संज्ञानात्मक कौशल भी होगा। कॉग्निटिव की भी बात हो रही है। ऑप्शन डी कहता है संवेगात्मक कौशल, तो संवेगात्मक कौशल यानी कि इमोशन की भी बात हो रही है। ऑप्शन ई कहता है अमूर्त तर्क, तो अमूर्त तर्क नहीं है, PCSE है, SE है, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन, ये क्या है, विकास के आयाम है। तो A, B, C और D हमारे चारों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। A, B, C और D हमारे चारों
करेक्ट थे। तो ये थे हमारे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।